सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा जो ईयर पार्ट है उसका लास्ट लेक्चर होगा। आज के इस लेक्चर में हम कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ईयर देखेंगे, जिसमें हम मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस और फिशेस इन सब के ईयर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने, याद है ना सबको? भूलते मत जाना भाई, बहुत मारूंगी नहीं तो। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द ईयर की कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मैमल्स के बारे में। ठीक है, जैसे जो अदर्स मैमल्स होते हैं, ह्यूमन, अभी तो हम जो भी पढ़ा तो ह्यूमन बीइंग के ईयर के बारे में पढ़ा, बाकी जो अदर्स मैमल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके भी हाथ में पढ़ते हैं। ठीक है, जो इनकी जो शेप होती है, जो ऑरिकल होता है, ईयर पिन्ना होता है, उसकी जो शेप होती है वो हर मैमल्स में वेराई करती है, किसी में ज़्यादा बड़ी, किसी में ज़्यादा छोटी, है ना। आप एलिफेंट को देख लीजिए, आप हमें देख लीजिए, आप रैबिट को देख लीजिए, आप माउस को देख लीजिए, है ना। सब में जो ईयर पिन्ना, जो ऑरिकल होता है, उसका साइज़ होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, जो मिडल ईयर होता है वो ऐसी कॉम्प्लेक्स होता है और सेंसिटिव होता है। जो मैमल्स का मिडल ईयर है वो बाकी जो जितने टेट्रापोड्स वगैरह है उन सबसे जो है ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है उसका फंक्शन, क्योंकि 3 लिटिल बोन्स जो होती है वो आपस में कुछ इस तरीके से अटैच होना इज़ अ वेरी टिपिकल बात है ना। For intense, human ear is capable of hearing sound waves of ranging on the 20 Hz to 20,000 Hz। जो ह्यूमन ईयर की रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। आप अगर किसी वेल्स डॉल्फिन में देख लीजिए, उसमें ज़्यादा होती है, उसमें आई थिंक 150,000 ऐसी कुछ होती होगी, इतनी कुछ उसका इतना ही कुछ वो जो होता है उसके हर्ट्ज वो हीयर कर पा रही है। तो सबकी जो कैपेसिटी है फ्रीक्वेंसीज़ के हीयर करने की वो अलग है। हम ह्यूमन बीइंग में अलग है, बाकी सब में अलग है। बट जो हमारा जो बाकी का जो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, बाकी जो इनर ईयर वगैरह होता है, ठीक है, इस मच मोर लाइक टू द ह्यूमन। जितने भी बाकी सारी मैमल्स होते हैं उनका जो इनर ईयर होता है वो हम ह्यूमन के जैसे होता है, हमारे जैसे ही होता है। बट उसका जो मोनोटोमर्स होते हैं, एक एक्सेप्शन है, जो मोनोटोमर्स होता है उनका जो ईयर है वो कॉइल्ड नहीं होता है, उनका जो ईयर होता है वो इलांगेटेड होता है। ठीक है, हाउ डिड ऑल द वर्टिब्रेट्स दैट कॉक्लिया इज एक्सट्रीमली लॉन्गेटेड। जितने वर्टिब्रेट्स देखते हैं आप बाकी सारे मैमल्स को छोड़ के, उन सब के जो कॉक्लिया होता है वो इलांगेटेड होता है। ठीक है, ये आपको सारे वर्टिब्रेट्स में दिखेगा एक्सेप्ट सारे मैमल्स में आपको कॉइल्ड कॉक्लिया दिखेगा एक्सेप्ट मोनोटोमर्स। मोनोटोमर्स में एक्सेप्शन आता है, तो कहाँ पे आता है? मैमल्स में एक्सेप्शन आता है तो मोनोटोमर्स में आता है, बाकी सब में आपको जो है कॉइल्ड कॉक्लिया दिखेगा। तो अब बात करते हैं जो हम कंपेयर करेंगे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स को। ठीक है, द एक्सटर्नल ईयर अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेप्टाइल्स, इन सम लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स, एंड इज मेड अप ऑफ मेटल्स दैट ओपन टू द आउटसाइड बाय एक्सटर्नल ओपनिंग। ये जो है आपका एक्सटर्नल ईयर सबसे पहले आपको रेप्टाइल्स में देखने को मिला था, जो एक लिजर्ड या क्रोकोडाइल में पाया गया था सबसे पहले। ठीक है, ये जो ओपन हो रही होती है एक मेटल से, जो एक पैसेज होता है वहाँ से ओपन हो रही होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, वहाँ से जो ये एक्सटर्नल मतलब बाहर इन्वायरमेंट में ओपन हो रही होती है। ठीक है, इन बर्ड्स and reptiles, the tympanic membrane similar to the mammals is not present on the surface of the head, but is present internally। सिमिलरली जैसे हम लोगों में होता है, मैमल्स में होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है हेड के अंदर नहीं है, बाहरी मतलब जो आपका एक्सटर्नल ईयर जहाँ पे एंड हुआ वहीं पे जो है आपका वहीं पे आपका जो भी क्या कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जो इनर ईयर जो मिडल ईयर होती है उसकी जो कैविटी उनके पास प्रेजेंट होती है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास सीधा जो है, जैसे मैमल्स में आपको मैंने पढ़ाया ह्यूमन बीइंग में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद मिडल ईयर शुरू हो जाता है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 ऑसिकल्स हैज सीन इन मैमल्स ओनली सिंगल ऑसिकल। इनके बाद भी मिडल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद मिडल ईयर चालू होगा। मिडल ईयर में इनके क्या होता है, हमारे पास 3 ऑसिकल्स होती है, बट इनके पास 3 ऑसिकल्स नहीं होती, एक सिंगल थोड़ी लॉन्ग सी बोन होती है, इसे कॉल्यूमेला कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉल्यूमेला होती है ये आगे जो इंटरनल ईयर है उससे अटैच होती है एक वो कार्टिलेजिनस की कार्टिलेजियस एक्स्ट्रा कॉल्यूमेला बोल सकते हैं आप उसे, वो कार्टिलेजियस की बनी हुई होती है, उससे अटैच होती है ये आपके फेनेस्ट्रा ओविलिस वो पार्ट है, जैसे हमारा था ना ओवल विंडो। तो सिमिलरली जो मैमल्स में होता है उसे हम फेनेस्ट्रा ओविलिस कहते हैं, जिससे जो कॉल्यूमेला की जो कार्टिलेज पार्ट है वो अटैच होता है। ठीक है, द इनर ईयर ऑफ द बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल दैट शो द इनर ईयर ऑफ द टेट्रापोड्स हैव द स्कैलुआ यूट्रिकल एंड लेगिना एज वेल डेवलप्ड एज द सेमिसर्कुलर कैनाल्स। जो इनर ईयर होता है बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, तो उनका भी जो सेक्युला यूट्रिकल लेगिना
लेकिन अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में आता है, उस कंट्रोल करने के लिए होता है। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल में जैसे डेवलप होता है ह्यूमन बींग में, सिमिलरली ये सारी चीज़ें भी वैसे ही बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में डेवलप हो रही होती है, ठीक है। मतलब हो रही नहीं होती, अच्छे से डेवलप होती हैं, ठीक है। इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द लेगिना इज एलोंगेटेड एंड न्यूली इवॉल्व एंड ऑर्गन स्ट्रक्चर, सॉरी क्या हो जाता है यार ये मुझे, हाँ, एंड ऑर्गन स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसिलर पेप्लाई इज प्रेजेंट। ये जो आपको बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे बेसिलर पेप्लाई कहते हैं। बेसिलर पेप्लाई का फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है, सिमिलरली इनका बेसिलर पेप्लाई है। और रिसर्च में जो माना भी जाता है जो बेसिलर पेप्लाई है, इसी से जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है वो डेवलप हुआ है। पहले ये बेसिलर पेप्लाई बना था, उसी से जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है जो मैमल्स में वो आगे जाके डेवलप हुआ है, ठीक है। The basilar peplai is elaborate to form the organ of Corti of the inner ear and contains the sensory hair cell. The basilar peplai in reptiles is generally somewhat shorter than found in birds. जो बेसिलर पेप्लाई होता है रेप्टाइल्स का, वो बर्ड्स के बेसिलर पेप्लाई से छोटा होता है, ठीक है। जो बर्ड्स का जो बेसिलर पेप्लाई होता है उसमें सेंसरी हेयर्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, मतलब छोटे सेंसरी हेयर्स भी देखने को मिलते हैं आपको, और लंबे बड़े हेयर सेंसरी सेल्स भी देखने को मिलते हैं आपको। मतलब यहाँ पे आपको स्टेरोसीलिया और नियोसीलिया का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है आपको एप्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर आपको स्टेरोसीलिया और नियोसीलिया में का फॉर्मेशन होने लग जाता है, दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। विच हैव डिफरेंट फंक्शन इन हियरिंग, और इन दोनों के जो फंक्शन होते हैं हियरिंग में वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इन रेप्टाइल्स बोथ द यूस्टेशियन ट्यूब जॉइंस टुगेदर टू ओपन इनटू द फेरिंग्स बाय अ सिंगल ओपनिंग। ये जो आपकी जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो नेजल फेरिंग्स से ओपन हो रही होती है, फेरिंग्स पे ओपन हो रही होती है मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, इनमें ऐसा नहीं है। ये दोनों जो जो ये दोनों यूस्टेशियन ट्यूब है ये आगे जाके ज्वाइन हो जाती है और एक कॉमन ओपनिंग ओपन हो रही होती है एक कॉमन पॉइंट से आपके फेरिंग्स में। जैसे ह्यूमन बींग में था ना, एक जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो एक साइड के नेजोफेरिंग्स एरिया में आके ओपन हुई, दूसरी जो यूस्टेशियन ट्यूब थी वो दूसरी साइड के नेजल एरिया में आके ओपन हुई। बट इनमें ऐसा नहीं है, इनमें क्या है कि एक यूस्टेशियन ट्यूब आया है ईयर से, एक ये यूस्टेशियन ट्यूब आया है, ये दोनों आके एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे ज्वाइन हो गए और ये एक कॉमन पॉइंट बन गया जो आपके फेरिंग्स में जाके ओपन हो रहा होता है, ठीक है। जो फेरिंग्स में ये दोनों ओपन हो रहे होते हैं, इनका काम भी वही सिमिलर होता है इनके यूस्टेशियन ट्यूब का भी, जो भी एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं आपके एक्सटर्नल ईयर में, और जो मिडल ईयर है उन दोनों के बीच में एयर का मेंटेनेंस करके रखते हैं, ठीक है। तो जिससे जो भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, इनके ईयर में कोई भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं हो पाती। Birds and most reptiles, except for snake, has essentially a similar mechanism of hearing. However, the ear of birds is much more sensitive due to elongation of lagina. जो बर्ड्स होते हैं उसका और रेप्टाइल्स होते हैं, उन स्नेक्स को छोड़ के उनकी जो हियरिंग मैकेनिज्म होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। मतलब जो बर्ड्स हैं और आपके रेप्टाइल्स हैं ये दोनों सिमिलर वे में हियरिंग करते हैं, पाथवे होता है वो सिमिलर होता है, एक्सेप्ट स्नेक का एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है जो, लेकिन जो बर्ड्स का जो आपका लेगिना होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल्स का लेगिना इतना सेंसिटिव नहीं होता जितना आपका बर्ड्स का लेगिना होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, इन क्रोकोडाइल्स वेयर द लेगिना इज कॉल्ड लाइक द कॉकला ऑफ मैमल। जनरली क्या होता है रेप्टाइल्स का लेगिना जो होता है एलोंगेटेड होता है, बट जो क्रोकोडाइल होता है सिर्फ एक क्रोकोडाइल में जो लेगिना होता है जैसे हमारे कॉकलिया नहीं होता फोल्ड, सिमिलरली इनका जो लेगिना होता है वो फोल्ड होता है, ठीक है। In a snake, the external and middle ear cavity are absent, and hence sound vibration travel through ground to the lower jaw and from there to quadrate bone to the stapes, which carries them to the lagina in the lagina of the inner ear for the perception of hearing. स्नेक में क्या होता है, ये जो इनकी जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। जो टिम्पैनिक कैविटी है वो एब्सेंट है मिडल ईयर की, ना इनके पास कोई एक्सटर्नल ओपनिंग है ना एक्सटर्नल कैविटी है। तो इनके क्या होती है जो ग्राउंड से जो ज़मीन होती है वहाँ से साउंड वेव्स कलेक्ट करते हैं, साउंड वेव्स आती है इनके लोअर जो होती है क्वाड्रेट बोन जो होती है लोअर जो की वहाँ पे हिट करते हैं, देन वहाँ से जो है ये जो बोन्स होती है कॉलिमिलाई जो स्टेपिस वहाँ तक जाती है, उसके बाद जो लेगिना होता है वहाँ पे इनर ईयर के लेगिना पे चली आती है जहाँ से ये जो हियरिंग का प्रोसेस है पूरा चालू होता है। देयरफॉर स्नेक कैन नॉट हियर साउंड ट्रैवलिंग थ्रू द एयर। इसलिए जो स्नेक है वो जो भी साउंड ट्रैवल हो रही है एयर से वो नहीं सुन पाता उसको, मतलब जैसे एक कंपैरेटिवली जितना बाकी रेप्टाइल सुन सकते हैं, लिजर्ड किसी भी कोई भी हियरिंग का प्रोसेस जितने क्विकली हो सकता है लिजर्ड के अंदर उतना स्नेक के अंदर नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो
ग्राउंड से साउंड कलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपके लिजर्ड वगैरह है वो आपके एयर से साउंड कलेक्ट करते हैं, विच इज़ मोर ईजी, उनके लिए आसान भी है वो, जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करना बहुत ईजी भी हो जाता है क्योंकि पूरा मैकेनिज्म उसमें फॉलो होता है। बट इनमें जो होता है प्रोसेस भी डिफरेंट है, तो उतना ज़्यादा क्वालिटी में नहीं ईयर वॉइस सुन पाते हैं ये, और उतना ज़्यादा क्या टाइम लगता है इनको, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्विक प्रोसेस नहीं होता, थोड़ा तो टाइम लगता ही है स्नेक्स को। यहाँ पे हमने फ़िश और उसके बारे में सॉरी स्नेक और रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस और फिशेस के बारे में, ठीक है। द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर इज एब्सेंट इन एम्फीबियंस एंड फिशेस। द स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर इज लिविंग एम्फीबियंस वेराइज कंसिडरेबली एंड ऑफन डिजनरेटेड। जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो चाहे एम्फीबियन हो चाहे फिश हो, उसमें डिजनरेटेड होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और जो मिडल ईयर होता है वो चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंज रहता है अगर एम्फीबियंस में प्रेजेंट भी है। जनरली आपको ज़्यादातर एम्फीबियंस में देखने को नहीं मिलता है। जो क्लास होती है एरोनॉट्स, सिर्फ उसी में ही आपको जो ये ऑडिटरी सिस्टम वो देखने को मिलता है, उसी में ही आपको जो मिडल ईयर है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। द मिडल ईयर इज एब्सेंट इन एम्फीबियंस member belonging to the Eurydilia and Apoda. As a result, the inner ear in them only function in the maintenance of balancing and posture. जो आपके यूरोडिला और एपोडा होता है उनमें जो ये इंटरनल ईयर है वो एब्सेंट होता है, मिडल ईयर एब्सेंट होता है, सॉरी, जिसकी वजह से जो इनका इंटरनल ईयर है वो सिर्फ बैलेंसिंग और पोस्चर मेंटेनिंग में ही रह जाता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ रह जाता है, सिर्फ बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने में ही रह जाता है, ठीक है। हियरिंग किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ अरुणास में प्रेजेंट होती है इनमें, जिसमें जो होता है इनका जो लेगिना होता है उसमें मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। और इनका जो एरोनाज होता है उनका जो लेगिना होता है वो इवॉल्व हो जाता है एक सेंसरी ऑर्गन के तरह, जो फॉर्मेशन करता है बैसिलर पेप्लाई का। जैसे हमने रेप्टाइल्स में पढ़ा था ना, तो सबसे पहले बैसिलर पेप्लाई तो आपको एम्फीबियंस में देखने को मिले थे। जो इनका काम क्या होता है, जो साउंड वेव्स आती है उनको रिसीव करना और उनके टुवर्ड्स रिएक्ट करना, ठीक है। द बैसिलर पेप्लाई of amphibians however is the totally different from that which we read in avian and reptile ear and differ from them in structure in terms of evolution embryonic। हालांकि ये जो बैसिलर पेप्लाई होता है ये पूरा का पूरा अलग होता है आपके रेप्टाइल्स और एवियन जो बैसिलर पेप्लाई है उनसे, चाहे वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात हो चाहे वो स्ट्रक्चर की बात हो, बहुत ज़्यादा डिफर होता है उनसे, ठीक है। In aeronauts amphibians, the middle ear is made up of the tympanic and tympanic membrane, which appears for the first time in ancient amphibians। जो एरोनास का मिडल ईयर होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। जो सबसे पुराने एम्फीबियंस में देखने को मिला था, सबसे पहली बार एम्फीबियंस में देखने को मिला था, ठीक है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड। हमने ये चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो फ्रॉक का एग्जाम्पल लेके बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जो भी फ्रॉक के पास ईयर नहीं होती उनके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जहाँ से सीधा जो मिडल ईयर है उसके बाद स्टार्ट होता है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो उनकी बॉडी के सरफेस पे लगी हुई होती है, हेड की किसी भी साइड वो प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। Sound vibration receives this membrane are transmitted to the basilar papillae through the columella bone which is present in the cavity of middle ear, ठीक है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो साउंड वेव कलेक्ट हुई उसके बाद वो कहाँ जाएगी? बैसिलर पेप्लाई, किसके थ्रू? कॉल्यूमेला जो मिडल ईयर में बोन प्रेजेंट है उसके थ्रू। Thus the mechanism has evolved to receive sound vibration from outside and transmit them to the sense organ of the lagina so that the nerve impulses can convey information about the sound to the brain। क्या होता है उसकी ये मैकेनिज्म किसके लिए इवॉल्व हो? जो भी साउंड वेव उनको कलेक्ट करो उसके बाद जो बैसिलर पेप्लाई पे भेज दो, बैसिलर पेप्लाई पे जो सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, वो उसको रिकोगनाइज करते हैं। उसके बाद जो लेगिना ब्रेन के पास उसको जो भी सिग्नल था उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने एम्फीबियंस के बारे में कि उनमें जो कॉल्यूमेला उनमें भी प्रेजेंट होता है, उनमें कोई एक्सटर्नली ये देखने को नहीं मिलता। आपको कुछ रेप्टाइल्स हैं आपको जैसे लिजार्ड वगैरह में आपको एक्सटर्नली ये देखने को मिलते हैं, बट आपको एम्फीबियंस में कोई एक्सटर्नली ये देखने को नहीं मिलता। उनके ईयर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, फिर मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, इसमें कॉल्यूमेला होता है, फिर इंटरनल ईयर इसमें लेगिना होता है, फिर लेगिना में के अंदर जो बेसिलर पेप्लाई होता है वो सारी जो चीज़ों को सेंस करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिशेस के, तो सबसे पहले जॉलिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। द जॉलिस एंड द कार्टिलेजिनस फिशेस लैक अ मिडल ईयर एंड कैन नॉट डिटेक्ट द साउंड फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स। द इनर ईयर इज हाउएवर प्रेजेंट इन फिशेस। इनके पास सिर्फ इनर ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जो आपके जॉलिस फिशेस होते हैं और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं उनके पास, उन्हें भी सिर्फ उनकी बात हो रही है, ठीक है। The sensory chambers of the inner ear are lined with the sensory hair cells. Each chamber contains the otolith sound vibration passing through the fishes are perceived and as a difference in the vibration, the dense otolith and the fine hair cell।
जो सेंसरी चैम्बर होते हैं उनके पास क्या वो पूरे लाइन होते हैं हेयर सेल्स, उनके पास प्रेजेंट होता है हेयर सेल्स, जो सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। जैसे ह्यूमन की ईयर में होता है, सिमिलरली इनके ईयर में भी जो इंटरनल ईयर है उसमें भी सेंसरी हेयर सेल्स देखने को मिलते हैं। और हर एक जो चैम्बर है वो ऑटोलिथ को कंटेन करके रखता है, जो स्टोनी वो स्ट्रक्चर होता है उनको कंटेन करके रखता है, जो जो साउंड की डिफरेंसेस हैं उनको उनमें हेल्प करता है कि जो साउंड में जो पिच ज़्यादा है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, साउंड तेज़ है, तो उसको उसमें जो ऑटोलिथ का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है इन फिशेस के अंदर, डेंस और डेंस साउंड को और जो फाइन साउंड है उनको वो करना। इसमें जो हेयर सेल्स होते हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं, फाइन हेयर सेल्स देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। इन सम स्पीशीज ऑफ फिशेज द स्विम ब्लैडर ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। कुछ जो स्मॉल फिशेज देखने को मिलती हैं आपको, स्मॉल बोनी फिशेज, उसमें क्या होता है जो स्विम ब्लैडर होता है वो वाइब्रेशन को इनर ईयर तक ट्रांसमिट करता है। किसके थ्रू करता है? जो आपकी स्मॉल फिशेज होती है, बोनी फिशेज, उनके पास ना एक वाइब्रेन अपरेटस होता है, ठीक है। वो वाइब्रेन अपरेटस का कंटेन करके रखता है, 4 बोन्स कंटेन करके रखता है, जो इनकी इंटरनल ईयर को आपके जो स्विम ब्लैडर है वहाँ से कनेक्ट कर रही होती है। इसी वजह से जो स्विम ब्लैडर है वो वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है इंटरनल ईयर को, ठीक है। यहाँ पे द वाइब्रेन अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ बोन्स कॉल्ड द वाइब्रेन ऑसिकल्स। उन्हें वाइब्रेन ऑसिकल्स कहते हैं। जैसे हमारे ईयर में 3 ऑसिकल्स होते हैं, इनके पास 4 ऑसिकल्स होते हैं। These ossicles are bone grow and physically connect the auditory system, specifically the inner ear with the swim bladder। जो इनर ईयर होता है उसको स्विम ब्लैडर से कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। द वाइब्रेन अपरेटस एक्ट एज एन एम्पलीफायर ऑफ साउंड वेव्स दैट वुड अदरवाइज बी ओनली स्लाइटली परसीवेबल बाय द इनर ईयर। जो ऑसिकल्स होते हैं इनका काम करते हैं, जैसे मैंने ह्यूमन ऑसिकल्स बताया था तो मैंने उसके बारे में बताया था, ये जो एम्पलीफायर करते हैं, जो म्यूज़िक होता है उस जो भी साउंड वेव्स आती है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं 20 टाइम्स, उसका जो साउंड वेव्स जो एम्पलीफिकेशन होती है उसकी इंक्रीज़ कर देते हैं। सिमिलरली जो वाइब्रेन ऑसिकल्स होते हैं इनका काम भी क्या होता है? साउंड को एम्पलीफाई कर देना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं साउंड को, ताकि वो ज़ोर से जाके जो आपको हिट करे आपके इंटरनल ईयर में, और जो भी थोड़ी हल्की सी भी आवाज़ थी तो वो भी आपको सुनाई दे थोड़े अच्छे हुए में, है ना। हल्की सी भी आवाज़ जो सुनाई दे जाती है ना, सिमिलरली फिशेस के पास भी ऐसे ही होता है, जो एम्पलीफाई कर देते हैं साउंड में, उसके बाद जो होता है ये रिसीव हो जाते हैं आपका इंटरनल ईयर को बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम साइक्लोस्टोम की, ठीक है। इन साइक्लोस्टोम द नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स इज रिड्यूस्ड। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं उनके नंबर रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। द हैगफिश हैज़ ओनली 1 सेमी सर्कुलर कैनाल विच वी द एम्पुला एट ईच एंड। जो आपका हैगफिश होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ बेचारे के पास एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स होता है, ठीक है। इन लैम्प्रे 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट। साइक्लोस्टोम में क्या हुआ? एक सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है आपके हैगफिश के पास और एक सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है आपके लैम्प्रे के पास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी हम साइक्लोस्टोम की बात करते हैं तो हम 2 ही के बारे में पढ़ते हैं, एक लैम्प्रे का एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमेशा हैगफिश का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें भी हैगफिश के पास कितना सेमी सर्कुलर कैनाल है? बेचारे के पास सिर्फ एक है, और लैम्प्रे उससे जीत गया, उसके पास 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।